नमस्कार. हार्ट टू हार्ट या मुलाखतींच्या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. आज जेव्हा मी तुमच्याशी बोलतोय त्यावेळेला महाराष्ट्र तीव्र दुष्काळाच्या छायेत आहे. विदर्भ, मराठवाडा इथली अवस्था पिण्याच्या पाण्याकरता झालेली अत्यंत बिकट आहे. लातूरसारख्या शहरात तर रेल्वेनं पाणी आणण्याची आता वेळ आलेली आहे. हे सगळं महाराष्ट्रात घडत असतानाच आज आपण भारताच्या जलपुरुषाला आमंत्रित केलेलं आहे. भारताचे जलपुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंग. चला त्यांचं स्वागत करूया. डॉक्टर राजेंद्र सिंग, आज जी अवस्था मराठवाडा आणि विदर्भाची आहे तशीच काहीशी अवस्था मरुभूमी असलेल्या राजस्थानमधल्या अनेक जिल्ह्यात होती. पाऊस पडत नव्हता आणि लोकांना जलसाक्षरता नव्हती. अशावेळी लोकसहभागातून त्यांनी त्या ठिकाणी अक्षरशः नंदनवन फुलवलं. हे नंदनवन त्यांनी कसं फुलवलं? नैसर्गिक पाणी वापराचे, पाणी संवर्धनाचे, पाणी संरक्षणाचे अनेक मार्ग त्यांनी विकसित केले. या सगळ्या त्यांच्या प्रयत्नाबद्दल त्यांना रमन मॅग्सेसे अवॉर्ड तसंच पाण्याकरता नोबेल समजलं जाणारं स्टॉकहोम वॉटर प्राइज अशा अनेक अवॉर्ड्सनी सन्मानित करण्यात आलं. पण राजेंद्र सिंह यांनी कधीही अवॉर्डसाठी काम नाही केलं. त्यांनी काम केलं ते गावातल्या लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलावं, त्यांना जलसाक्षरता यावी याकरता. असं एखादं पाण्याची किल्लत असलेलं गाव जेव्हा जलसाक्षर होतं तेव्हा त्यांना आपल्याला खरा पुरस्कार मिळाला असं वाटतं. पुन्हा एकदा स्वागत करूया. सर, आपला जन्म झाला तो बागपत जिल्ह्यातल्या दौला या उत्तर प्रदेशातल्या एका सुखवस्तू कुटुंबात अच्छे पिते खाते पिते खानदानमध्ये आपला जन्म झाला. आज जे तुम्ही काम करताय, जलसाक्षरतेचं प्रचंड मोठं काम जे उभं केलेलं आहे, त्याची मुळं कुठेतरी तुमच्या बालपणामध्ये तुमच्यावर घरात झालेल्या संस्कारांमध्ये आहेत. मेरी दादी बिल्कुल अनपढ़ थी. मुझे आपके सवाल के जवाब का हिसाब रखता है. जो अपने जीवन में पानी को बिना सोचे समझे बर्बाद करते हैं, लुढ़ाते हैं, गंवाते हैं, वो उनको जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि जो आदमी के हिसाब किताब में जितना पानी लिखा है उससे ज़्यादा वो उपयोग करेगा तो जल्दी जाएगा. अच्छा, उस वक़्त मुझे बात समझ में नहीं आती थी. एक बार मैं 11 साल का था, मुझे वो गंगा जी स्नान कराने लेके गई हर की पैड़ी हरिद्वार. वो तो मेरी दादी अनपढ़ थी. हाँ, उनके थैले में एक लोटा था. उन्होंने मेरे कपड़े उतारे, बहुत ठंडी थी, और थोड़ा दूर ले जाके वो एक लोटा पानी मेरे सिर पे डाला और फिर मुझे कहा, जा जल्दी निबट के आ. और फिर मुझे कहा, अब गंगा में स्नान कर. तो मैंने कहा, दादी इतना ये सब क्यों किया? तो उसने कहा, तेरे शरीर पे जो पसीने का मैल है ना, वो गंगा जी में नहीं जाना चाहिए. गंगा जी में तेरे शरीर का पसीना चला जाएगा तो पाप लगेगा. अब उस वक्त तो हमें अपनी दादी की बातें बचपन में बस केवल हंसी जैसी लगती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी दादी कितनी समझदार थी. क्या बात. जो हमें पानी का सम्मान सिखाती थी और हमारे पानी के जो रिश्ते हैं हमारे जीवन में उनका एक अनुशासन सिखाया, और पानी को कैसे साफ सुथरा रखा उसका एक संस्कार डाला. या व्यतिरिक्त गांधी पीस फाउंडेशनचे रमेश शर्मा असतील किंवा आपले इंग्रजीचे प्राध्यापक होते प्रताप सिंग, या सगळ्यांनी तुम्हाला आयुष्यात खऱ्या अर्थाने घडवलं. काय सांगाल त्यांच्याबद्दल? ऐसा है कि वो हमारा स्कूल के दोनों टीचर, ये प्रताप सिंह तो स्कूल के टीचर थे और रमेश गांधी पीस फाउंडेशन के साथी थे. तो जिन दिनों में मैं पढ़ता था उन दिनों में रमेश ने बहुत काम किया मेरे साथ, मेरे बाल्यकाल में. उन्होंने कहा, देखो ये जो समाज है, जो पिछड़े लोग हैं, जो बहुत जिनको कुछ जीवन में अवसर नहीं है, उनके साथ वो सफाई का काम, उनके गांव की सफाई का काम, उनकी गलियों की सफाई का काम, और हम साथ साथ करते थे. तो साथ जब आप काम करने लगते हैं तो उसमें से आपके संस्कार का निर्माण होता है और फिर आपके जीवन में वैसा व्यवहार बन जाता है. क्या बात. काम करने से व्यवहार और संस्कार विकसित होता है तो फिर वो एक तरह का व्यवहारिक मन और मानस पर दोनों पर अपना असर करता है. मुझे अभी भी याद है रमेश भाई उन दिनों किस तरह से हमें सफाई, गांव की सफाई रखना सिखाते थे. और प्रताप सिंह जी तो ज़्यादातर जो उन दिनों हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, तब मैं 10वीं क्लास पास करके 11वीं में आया था. तो वो ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए, इमरजेंसी लगना तानाशाही का रास्ता है, ये सब जो बुनियादी चीज़ें थी
वो उन बचपन में वो उन्होंने बहुत सिखाई, और उसी के कारण मुझे अभी लगता है कि मुझे यदि कोई भी चीज़ गलत लगती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा विचार नहीं करता, वो गलत है तो मैं गलत को गलत कहता हूँ. समोर कोणीही असेल, कुठलाही बलदंड राजकारणी असेल तरी सुद्धा आपण सांगता. वही तो मैं कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल तनिक भी डर नहीं लगता कि भाई ये राज क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा. यदि वो गलत है तो मैं उसको गलत कहता हूँ, और जो अच्छा है उसको अच्छा कहने में भी कभी कंजूसी नहीं करता. यदि किसी ने अच्छा किया तो मैं तुरंत कहता हूँ यार देखो ये अच्छा काम है. तुमच्या आयुष्यातल्या या अच्छा आणि बुरा हा जो सगळा प्रवास झाला तो बागपत उत्तर प्रदेशामधला अत्यंत पॉलिटिकली मोस्ट सेन्सिटिव्ह, पॉलिटिकली मोस्ट पॉवरफुल असा जिल्हा आहे तो. भारताचे एकेकाळचे पंतप्रधान त्या जिल्ह्यातनं आले. तिथून ते राजस्थानमधल्या अलवार नावाचं एखादं छोटासा भाग, हा सगळा प्रवास कसा झाला. आपण बागपतून अलवारला कसे काय गेलात. क्या हुआ कि मेरे जो पिताश्री थे वो थोड़ा दूरदृष्टि वाले एक व्यक्ति, एक किसान, जो भी आप कहें, ऐसे इंसान हैं. उन्होंने कहा कि देख ये जो खेती है ना, ये खेती अब जैसी जिस हालत में चल रही है उसमें टिकेगी नहीं. तू पढ़ाई कर रहा है ना, तो पढ़ लिख के सरकार में नौकरी कर. तो मेरा मन सरकार में नौकरी करने का उस काल में भी नहीं था. तो मेरा सिलेक्शन वहाँ जयपुर में, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हो गई, तो मैं जयपुर में चला गया, क्योंकि मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं सरकार में जाऊँ. तो मैं वहाँ सरकार में रह के वहाँ काम करने लगा. लेकिन 3 साल में ही मुझे लगा कि सरकार में रह के मैं कोई अपने मन का काम नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार का जो ये बड़ी मशीनरी है, इसके जो पुर्जे हैं वो इतने घिस गए हैं, और उन पुर्जों को ठीक करना अपने बस की काम नहीं है. और अपने एक छोटे से पुर्जे हैं इस बड़ी मशीन के, तो हम भी अपने को आपको एक छोटा पुर्जा बना के क्यों घिसे. हम जो अच्छा लगेगा उस काम को करेंगे. तो मेरे फादर ना, मैंने जैसे कहा कि वो सब बहुत समझते थे. जैसे ही मैं सरकार में गया वैसे ही मेरी शादी कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि भाई इसका पता नहीं ये कहाँ जाएगा. तो बस फिर मेरी पत्नी भी वहाँ रहने लगी. फिर मुझे एक मौका मिला, जब मेरा पहला बच्चा में होने का था, तब मेरी पत्नी तो वहाँ चली गई, मेरी माँ के पास मायके चली गई, और मैं अकेला रह गया. तो जब मैं अकेला रह गया तो मुझे लगा अब तो मैं मन का काम कर सकता हूँ. मैंने तुरंत त्यागपत्र दिया, और त्यागपत्र दे के अपने काम में लग गया. मैं जैसे ही वहाँ से गोपालपुरा गाँव गया, उन दिनों आपको ध्यान में होगा पंजाब में बहुत टेररिज्म था, और मेरी दाढ़ी अभी तो सफ़ेद हो गई है, तब मेरी दाढ़ी काली थी. तो जैसे ही हम वहाँ से चढ़े, जयपुर से बस ली, तो मुझे गांव का भी नाम मालूम नहीं था कि मुझे किस गांव में जाना है और किस गांव में हम लोग रहेंगे. म्हणजे एका शून्य दिशेच्या प्रवासाला सुरुवात झाली. बिल्कुल शून्य, बिल्कुल शून्य. तो कंडक्टर ने पूछा कहाँ जाना है, कहाँ का टिकट. तो मैंने उसको कहा जहाँ तक तेरी बस जाती है वहाँ तक का दे दे. क्या बात है. तो उसने उस बस का टिकट किशोरी गांव का दिया. वो किशोरी गांव में रात को जाके बस रुक जाती थी. जैसे ही हम किशोरी में उतरे, वैसे ही लोगों ने हमें घेर लिया. बूढ़े लोग थे वहाँ, तब जवान तो कोई था ही नहीं, क्योंकि पानी नहीं था उस इलाके में. तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ से आए हो. तो कुछ लोग कहने लगे पंजाब के आतंकवादी आ गए गांव में, क्योंकि उन दिनों टेररिज्म पंजाब से राजस्थान आसपास के राज्यों में जा रहा था, और रेडियो का समाचार तो तब भी ज़्यादा ही चलता था. तो लोगों ने जब घेर लिया, तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, अरे यार पंजाब का आतंकवादी यहाँ आके क्या करेगा, यहाँ पीने को पानी नहीं है, कोई जवान लड़का लड़की यहाँ रहता नहीं है, पैसा नहीं है, क्यों आएगा, कोई पागल लोग हैं, इन पागलों को मंदिर में रख दो. तो वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर था, उस मंदिर में हमें रख दिया. मग तुमची रवानगी एका अननोन प्रचंड अशा गावामध्ये हनुमानाच्या टेम्पल मध्ये झाली. तो हनुमान मंदिर में सुबह के वक्त 4 बजे एक पुजारी जी आया, उसने हमें मंदिर से निकाल दिया. उसने कहा तुम कहाँ से आ गए, यहाँ मैं पूजा करूँगा. तो मैंने कहा भाई गांव वालों ने ही रखा था. उसने कहा नहीं नहीं नहीं, गांव वालों ने रखा होगा, मुझे पूजा का वक्त हो गया, अब तुम बाहर निकलो. तो हम बाहर निकल गए, एक पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे जाके वहाँ रहे. अगले दिन एक मास्टर जी आए, उनका नाम था सुमेर सिंह. सुमेर सिंह ने आके ज़्यादा पूछताछ की. तो संयोग से उस पूछताछ में ये हुआ कि उनका एक बहनोई था, वो जिस दफ्तर का मैं प्रोग्राम ऑफिसर था, उसमें वो अकाउंटेंट था. पकड़े गए. तो उसने कहा अच्छा तुम वहाँ थे. मेरे से जब उसने ये नहीं कहा कि मेरा बहनोई वहाँ है. तो फिर उसने उसको 2-3 दिन बाद फ़ोन लगा के पूछा कहीं से. तो उसने कहा नहीं वो आदमी तो ऐसा है. और तो वो फिर अगले दिन आया, हाथ जोड़ के कहने लगा भाई आप यहाँ आ गए हैं
तो मैं आपको एक घर देता हूँ। तो उन्होंने एक घर भीकमपुरा गांव में हमारे लिए ढूंढ लिया, हम फिर उस घर में रहने लगे। तब तक मैंने दवाई, बूढ़ों की दवाई और बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे थे उनकी पढ़ाई का काम सुरू म्हणजे तुमचं त्या भिकमपुरा गावामध्ये दवाई आणि पढाई, हा. म्हणजे एकीकडे डॉक्टर की आणि दुसरीकडे तुमची समाज कार्याला सुरुवात झाली. कसे होते पहिले दिवस, काय होते ते दिवस? तो जैसे ही मैंने कहा कि भाई जो बच्चे हैं उनको भेजो, तो वहां फिर एक गलत रूमर होगी कि यार ये बच्चों को उठा के ना ले जाए, पता नहीं कहां से आया है। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने बूढ़े लोगों का जो रह के इलाज करना शुरू किया, उन बूढ़े लोगों को जब उससे दवाई से लाभ हुआ तो वो बिल्कुल मेरे ऊपर विश्वास करने लगे। तो मेरा जो विश्वास का काम शुरू हुआ वो सेवा से शुरू हुआ, दवाई और पढ़ाई से। 7 महीने के बाद मांगू काका बिल्कुल ठीक हो गया। वो बीमार था, रतौंधी हो गई थी, आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन जब वो दवाई वाई सब हो गई तो बिल्कुल ठीक हो गया। उसने कहा भाई अब तूने मेरा इलाज तो कर दिया, पर गांव का इलाज कर। तो मैंने कहा काका मुझे गांव का इलाज करना नहीं आता। उन्होंने कहा मैं सिखा दूंगा। तो मांगू काका ने मुझे 3 दिन में सूरज पानी की चोरी कैसे करता है वो रोकना सिखा दिया, और मुझे कहा कि देख अभी जो बारिश होती है ना, वो मिट्टी को काट के लेके बहा के चली जाती है, तो हमें यदि ये पानी रुक जाएगा तो ये मिट्टी रुक जाएगी और धरती का पेट पानी से भर जाएगा तो कुओं में पानी आ जाएगा। और फिर उसने क्या किया, 2 दिन में 25 कुओं में, चमड़े का एक चरस होता है इतना बड़ा, उस चरस में बैठा के नीचे उतारा, और नीचे उतार के फिर मेरे से पूछता था बता धरती में सड़ कहीं है। सड़ माने फ्रैक्चर। तो मैं फिर उनको बताता था। तो फिर वो जो धरती के पेट की सड़ थी उनकी और जो पेड़ थे उनकी जड़ों के रिश्ते बताता था। कहता था जिस यहाँ लंबे पेड़ है जिनकी जड़ नीचे जा रही है वहाँ तो फ्रैक्चर ऐसे हैं, और जहाँ छोटी झाड़ी नुमा है वहाँ ऐसे हैं। तो तुम्हें ये जो फ्रैक्चर हैं, इन फ्रैक्चर के ऊपर बांध बनाना शुरू करो, तो पानी सब नीचे जाएगा और फिर सूरज चोरी नहीं कर सकेगा, और फिर ये लोग भी पानी का ज़्यादा दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। तो पानी का एक तो उसने कंजर्वेशन सिखाया और दूसरा उसने अनुशासन सिखाया। तो ये जो कंजर्वेशन है और अनुशासन करके उपयोग है, इसके कारण पहला जो तालाब था ना भाई, उसमें 4 साल लगे बनाने में। काय चिकाटी आणि काय जिद्द आहे की पहिला तलाव बनवायला, पहिलं जोहड बनवायला, ज्याकरता तुम्हाला अख्खं जग जोहडवाले बाबा, पाणीवाले बाबा म्हणून ओळखतं, ते पहिला जोहड बनवायला 4 वर्ष लागली। 4 वर्ष लगे। और उस वक्त यार मैं जवान आदमी था, तो कभी कभी मन में लगता था यार मैं जो जोहड बना रहा हूँ इससे कौन सी बड़ी क्रांति हो जाएगी। तुम्ही स्वतः एकट्याने बनवलात का तुमच्या बरोबर काही लोक आली? लोक नहीं आली। उस वक्त लोग गांव में थे ही नहीं, जवान लोग नहीं थे, केवल बूढ़े लोग थे, और बूढ़े लोग थोड़े फावड़ा चलाएंगे और बच्चे थोड़े ही चलाएंगे। उस जमाने में गांव में बूढ़े लोग और बच्चे ज्यादा थे, वो उनके साथ तो कौन काम करेगा। कभी निराश नहीं झालात? निराश कभी कभी निराशा होती थी। लगता था कि यार ये बारिश नहीं होगी, अपन ने इसको बना भी दिया तो कुओं में कैसे पानी आएगा, क्या फायदा होगा। लेकिन उसमें ना इस निराशा को एक संकल्प ने हमेशा दूर किया। क्या संकल्प था वो? मांगू काका ने जब मुझे ये सब पानी का काम सिखाया तो उसने कहा था कि देख, जो जीवन में संकल्प करे पीछे विकल्प नहीं ढूंढता उसको सिद्धि मिल जाती है। क्या बात है, क्या बात है। और जो जीवन में संकल्प करके विकल्प ढूंढने लगता है वो अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं होता। क्या बात तो है। ये जो बात थी वो याद करके कभी निराशा नहीं। मांगू काका हे तुमच्या आयुष्यातले पाण्याचे एक दार्शनिक सिद्धांत देणारे योगी पुरुषच म्हटले पाहिजेत की ज्यांनी तुम्हाला जलसाक्षरतेचा पहिला धडा दिला। पहिला तलाव, पहिला जोहड बनवायला तुम्हाला 4 वर्ष लागली। त्या 4 वर्षातल्या निराशेचे अनेक क्षण तुम्ही मागे टाकलेत आणि तुम्ही पहिला तलाव बनलात। मग पुढे 11 जिल्ह्यांमध्ये 850 एवढे तलाव बनवलेत, जोहड बनवलेत। कसा होता हा प्रवास? देखो, ये प्रवास ऐसे हुआ कि जब पहले तालाब पानी से भर गया तो 88 में बहुत अच्छी बारिश हुई, और भरने के बाद वो पानी कुएं में आया ना तो लोगों को आंखों से दिखने लगा कि कुएं में पानी ऊपर आ गया। तो क्या किया, जो हमारे गांव के बूढ़े लोग थे उन्होंने सबको, अपने जो जवान लड़के शहर में चले गए थे उनको वापस गांव में बुलाया। अब पानी आ गया, अब खेती करो। तो लोगों ने खेती करना, 7वां आश्चर्य दुनिया का यहाँ दिख रहा है, खेती करना शुरू किया। और वो जो लोग शहर से वापस आए लड़के, तो शुरू में तो उनको केवल खेती शुरू हुई, और फिर उसके बाद एक मीटिंग बुलाई उन्होंने।
जब अनाज पक के आ गया। क्यों बुलाई? कि भाई अपना जो अनाज है आपा खावा से पहले दूसरों को खिलाएंगे, रिश्तेदारों को खिलाएंगे, रिश्तेदारों को खिला के तब अपन खाएंगे। तो उस मीटिंग में उन गांव की जितनी रिश्तेदारी थी उन सब से सबको लोगों को बुलाया। और उस मीटिंग में जो बातचीत हो रही थी उसमें एक आदमी ने कहा, यार राजेंद्र ने बड़ा खराब काम करा है, वो तो मेहनत करके 4 साल में कर लिया। ये आज की मीटिंग में यदि ये फैसला हो गया कि अपने को भी करना है तो अपने को सबको फावड़ा चलाना पड़ेगा, और ये तो बड़ा गलत काम हो जाएगा। ये जो बांध जोड़ बनाने का काम है कलेक्टर का है, एमएलए का है, गाली दे के बोलते थे, ये तो उनका काम है, उनको पाणी पिलाना चाहिए। पण ही गोष्ट खरी आहे, सत्य आहे की हे काम तुमचं नाहीच, हे काम सरकारचं आहे असं आजही अनेकदा अनेक ठिकाणी तसंच म्हटलं जातं। तो मैंने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, ये काम तो हम शुरू करेंगे और जो छोटे छोटे काम हम कर सकते हैं हम लोगों को करने चाहिए। तो फिर उसके बाद ये काम फैल गया। और उस मीटिंग में देखें तो 5 तरह के लोग थे। एक बहुत थोड़े से लोग थे जो इस काम को गलत कह रहे थे, थोड़े से लोग थे जो हाँ में हाँ मिला रहे थे, ज़्यादातर लोग चुप बैठे थे जो ना तो इसको अच्छा कह रहे थे ना बुरा कह रहे थे। 2-3 आदमियों ने कहा कि देखो भाई ये काम करने लायक है, जैसा हमारे गांव में काम हुआ ऐसा ही तुम करो, यदि तुम्हें ठीक लगे अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाओ, और नहीं तो भाई तुम दलिया खाओ और अपने घर जाओ, बेकार की बातें मत करो। वाह। तो बस लोगों ने कहा नहीं, वो रात के 2 बजे लड़ते लड़ते खूब लड़ाई हुई इस मीटिंग में। 2 बजे फैसला हुआ कि भाई इस बार देव उठनी 11 दिवाली के 11 दिन बाद आती है, इससे हम लोग पानी के बचाने का काम और अपने जो जोहड़ है, जो नए जोहड़ बनाने हैं, जो नए काम करने हैं, उसका फैसला हो गया और काम शुरू हो गया। देखो इस समुदाय में अभी भी ईमानदारी का एक विश्वास है। यदि लोगों को लगे कि हमें पता है कि इस काम को कैसे करना है और उस काम को करने में उनकी ईमानदारी हो, तो उस ईमानदारी के काम को वो बढ़ाते फैलाते हैं। और जहाँ उनको भ्रष्टाचार दिखता है वहाँ वो उस काम में नहीं जुड़ते। भाई सरकार भी तो ऐसे सब काम करना चाहती है, सरकार क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उनके सिस्टम में जो भ्रष्टाचार आके जड़ पकड़ गया है, इसलिए वो काम फैलता नहीं है, इसलिए काम समाज आपस में नहीं करता है। अभी पिछले साल जो यहाँ 1.5-2 साल में जलयुक्त शिवार में बहुत काम हुए। क्यों हुए? कि लोगों को थोड़ा विश्वास हो रहा था कि अच्छा काम होगा, और उस विश्वास के कारण जलयुक्त शिवार के काम बड़े। जब जलयुक्त शिवार में कॉन्ट्रैक्टर जाने लगे और भ्रष्टाचार आने लगा तो लोगों ने सहयोग करना बंद कर दिया। इसलिए आप एक बात समझ लो कि समाज भले ही अनपढ़ हो, लेकिन समाज सब चीज़ों को जानता है, समाज सब चीज़ों को देखता है, परखता है। समाज को विश्वास की ज़रूरत है, और समाज अपनी आंखों से विश्वास देखता है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, और फिर दिमाग से तय करता है कि ये सच्ची है कि नहीं। इसलिए मेरा कहना यह है कि अभी भी भारत के समाज में पानी के काम को पुण्य का काम मानकर करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उनको विश्वास चाहिए। आज विश्वास टूट रहा है, और ये जो भ्रष्टाचार है ये विश्वास को तोड़ रहा है, इसलिए ये पानी का काम अपने आप नहीं हो रहा है। इसलिए देश बेपानी हो रहा है, राज्य बेपानी हो रहा है, मराठवाड़ा विदर्भ बेपानी हो रहा है। यदि इसको पानीदार बनाना है तो पहले जो ये काम करने वाले हमारे लोग हैं उनकी आंखों में पानी आना चाहिए। क्या बात है। उनकी आंखों में जब पानी आएगा तब लोग धरती पे पानी का काम करेंगे। अब तो नेताओं की आंखों में पानी नहीं है, करुणा नहीं है, लोगों के साथ मिलके काम संवेदना नहीं है, संवेदना नहीं है। तो जब संवेदना नहीं होती तब ऐसे अच्छे काम नहीं होते। संवेदनाओं से नया सृजन होता है, संवेदनाएं सृजित करती हैं। तो हमें अपनी संवेदनाओं को जगाना पड़ेगा और संवेदनशील होकर समाज को खड़ा करना पड़ेगा। जब भी समाज को संवेदनशील करके खड़ा करते हैं, समाज इस तरह के काम को करने लगता है। हमारे इलाके में जितने तालाब बने, ये जो 8,000 वाला आंकड़ा है ये पुराना है। अभी तो जो नया आंकड़ा है हमारे इलाके में, जो लोगों ने दूसरी जगह पे काम किया है, वो 11,600 तालाब बने। क्या बात है। और 7 मरी हुई सूखी नदियां, उनमें अब अधोभूजल आ गया है। उन 7 नदियों के बेसिन के जो कुएं हैं उनमें पानी है। 3 साल से बारिश नहीं हुई, फिर भी हमारे यहाँ खेती हुई। मला हाच तर खरा प्रश्न आहे की राजस्थान ज्या ठिकाणी आपण काम करता राजेंद्रजी, तिकडे 200 मिलीमीटर पाऊस म्हणजे तो उत्सव, दिवाली मनाते हैं लोग।
200 मिलीमीटर पाऊस मध्ये खरोखरच तुमचे जोहड भरतात का? तुम्ही शेती करू शकतात का? हे सगळं कसं होतं? देखो ऐसा होता है कि जब हम वर्षा के दिनों का जो चक्र है, वर्षा का चक्र है, उसको अपने फसल चक्र के साथ जोड़ देते हैं, तो हमें बारिश में जो पानी आया वो बारिश में पानी आके अंडरग्राउंड एक्यूफर को रिचार्ज कर दे। अंडरग्राउंड एक्यूफर रिचार्ज होगा तो कुएं में पानी रहेगा। जब हमें पानी की जरूरत होगी तब उसको निकाल के उसको अनुशासित होकर उपयोग करके खेती कर लेंगे। हुआ क्या है कि हमने अपने इलाके में कॉमर्शियल क्रॉप को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया। हमने जो कम पानी में अच्छी खेती हो सकती है उसको बढ़ावा दिया। जब ये कॉमर्शियल क्रॉप आ जाती है, गन्ना आ जाता है, आज हमारे इलाके में एक भी गन्ने का खेत नहीं मिलेगा। शुरू के दिनों में जब पानी आया था तो लड़के लोग गन्ने की खेती करने लगे थे। हमने जब गन्ने की खेती करने लगे तो क्या हुआ कि जैसे ही पानी आया तो हमारे उससे पानी से पहले हमारे लड़कों को कोई शादी वादी बहुत कम होती थी, कोई एक आधे की होती थी, क्योंकि कोई अपनी लड़की को उस इलाके में देना नहीं चाहता था। तो जब पानी आया तो हमारे यहाँ सब लड़कों की शादी होने लगी। तो सब लड़कों की शादी होने लगी तो फिर सब ये जो लड़के लोग थे ये गन्ना बेचने साइकिल पे रख के बाहर जाने लगे। और हमने एक कानून बनाया था कि जो 1 बीघा गन्ना बोएगा उसको 4 बीघे चने बोने पड़ेंगे, क्योंकि 1 बीघे गन्ने में ज्यादा पानी। पैटर्न बदलला तुम्ही? या हमने क्रॉप पैटर्न बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारा क्रॉप पैटर्न हमारे रेन पैटर्न के साथ जुड़ना चाहिए। जब हम ये मान लेते हैं कि भाई हम कुछ भी बोएंगे, कुछ भी उगाएंगे, तब काम नहीं होता, तब बेपानी हो जाते हैं। पाऊस कमी झालाय का आपल्याकडे? क्या बारिश कम होने लगी है हमारे यहाँ? बारिश बिल्कुल कम नहीं होती। पिछले 100 साल के बारिश के आंकड़े हैं। बारिश उतनी की उतनी होती है, लेकिन बारिश के दिन बदल गए हैं, बारिश के दिन कम हो गए हैं, बारिश के घंटे कम हो गए, बारिश की मात्रा कम नहीं हुई। महाराष्ट्रामध्ये आज अनेक नद्या लुप्त होत आहेत, नद्या नष्ट होत आहेत, नद्या प्रदूषित होत आहेत. काय सांगाल नद्या पुनरुज्जीवित करायला? महाराष्ट्र की नदियों को पुनर्जीवित करना राजस्थान के मुकाबले ज्यादा आसान है। हम क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ये बात ऊपर हवा में नहीं कह रहा हूँ, अनुभव के साथ कह रहा हूँ। हम लोगों ने सतारा जिले में, सांगली जिले में अग्रणी नदी पर काम शुरू किया था। अग्रणी नदी पर जो पानी बह के चला जाता था उसको रोक के जो उसके फ्रैक्चर थे उसमें रिचार्ज किया, और उसमें रिचार्ज होने के कारण वहाँ के जो कुएं सूखे रहते थे उनमें पानी रहने लगा, पानी का लेवल ऊपर आ गया। मैं इतना ही कहूँगा कि यदि आप महाराष्ट्र की नदियों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो आपको धरती के पेट से पानी कम निकालना पड़ेगा, और धरती के पेट में पानी ज़्यादा जाए वैसा इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये डिस्चार्ज और रिचार्ज का रिलेशन है। यदि आपका डिस्चार्ज बढ़ेगा तो नदी सूखेगी, नदी मरेगी। आपका रिचार्ज बढ़ेगा, नदी पुनर्जीवित होकर बहने लगेगी। आता आपण महाराष्ट्राबद्दल बोलूया. महाराष्ट्रामध्ये 40,000 गाव आहेत, छोटे छोटे कसबे आहेत. त्या 40 पैकी 25,000 गावात आत्ता या क्षणाला जेव्हा मी तुमची मुलाखत घेतोय, इंटरव्ह्यू घेतोय, त्यावेळेला तीव्र अशा स्वरूपाची दुष्काळ पडलेला आहे, अकाल पडा आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातला जो दुष्काळ आहे तो मानव निर्मित की निसर्ग निर्मित? मानव निर्मित। ये जो दुष्काल है इसमें कोई शंका नहीं है, मानव निर्मित है। देखो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, समझ लो। यदि ये मानव निर्मित नहीं होता तो जितनी बारिश अब के हुई है, इस साल हुई है और पिछले 3 सालों में हुई है, यदि इस बारिश के आंकड़े देखें, हम डेटा देखें, तो वो बिल्कुल क्लियर कट बताता है कि आधे से ज़्यादा बारिश हुई है जो नॉर्मल बारिश होती है। जब हमें पता है कि बीच बीच में ऐसा दौर आता है जब नॉर्मल बारिश नहीं होती, तो ये नॉर्मल बारिश नहीं है, नॉर्मल के अलावा बारिश है। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास यदि अंडरग्राउंड एक्यूफर में पानी होता, हमारे एक्यूफर पानी से भरे हुए होते, तो हम उस पानी से अपनी खेती भी कर सकते थे और अपना जीवन भी चला सकते थे। हमारे पीने की भी पूर्ति हो जाती, हमारी खेती की भी, उद्योग की, सब हो जाती। लेकिन हमने इस बात का ख्याल नहीं रखा और हमारे पास कम पानी में भी गन्ने की खेती बोई। आपके पास पानी है नहीं, फिर भी आप गन्ने की खेती बो रहे हैं, तो जो कुछ पानी था
वो भी सब गन्ने की खेती में डाल दिया, और गन्ना तो फेल हो गया। गन्ना तो आपका फेल हो गया उस इलाके में, तो पानी भी गया और फसल भी गई। जब पानी भी चला जाए, फसल भी चली जाए और चारा नहीं होगा और पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो अकाल दुष्काल का असर पड़ेगा। तो ये जो दुष्काल का असर है, इसका मूल कारण ये है कि हमारे पास जो भी कुछ थोड़े बहुत डिपॉजिट्स बचे थे, वो भी हमने निकाल के खाली कर दिए और वो फसलों में डाल दिए, और वो फसलें फेल भी हो गई। हम राजस्थान से आए, राजस्थान में यहाँ से कम बारिश हुई, लेकिन राजस्थान में तीनों फसलें एका वर्षात तीन फसल। एक 3 वर्ष। आप मेरे साथ गोपालपुरा गांव चलिए, मेरा सबसे पहला गांव है गोपालपुरा, जहां हमने काम शुरू किया था। अभी भी आधे से ज़्यादा ज़मीन पर हरी भरी धनिया खड़ा है, भिंडी खड़ी है, टमाटर खड़े हैं, और लोग काम कर रहे हैं। जो लोग किसी ज़माने में उजड़ गए थे, वो सब लोग अपने खेतों पे काम कर रहे हैं। महाराष्ट्रात सर्वात अधिक धरणं बांधली गेली, डॅम्स बांधले गेले, मोठे मोठे डॅम्स आहेत आमच्याकडे, परंतु सिंचनात महाराष्ट्राचा जर नंबर पाहिला ना, तर संपूर्ण भारतात आम्ही खालून दुसऱ्या नंबरवर आहोत आणि धरणांच्या संख्येमध्ये आम्ही सर्वात जास्त आहोत. आमची पॉलिसी चुकली का हो? आम्ही एवढी धरणं मोठी बांधायला नको होती? आम्ही त्या धरणांचा उपयोग नाही करू शकलो? अनावश्यक ठिकाणी ही सगळी धरणं निर्माण झाली. काय वाटतं आपल्याला? देखो, महाराष्ट्र जो है इस देश में धरणों के मामले में सबसे आगे है। 40% डैम ऑफ दिस कंट्री अकेले महाराष्ट्र में है, आणि तरी सुद्धा आमच्याकडे पाण्याचा दुष्काळ आहे. और तब भी महाराष्ट्र में पानी का दुष्काल है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स ने डैम बनाने का प्लान बनाया, यहाँ के मंत्री ने, नेताओं ने उस पर मोहर लगाई और बजट दे दिया। किसी ने ये नहीं देखा कि उस डैम को भरने के लायक उनके कैचमेंट में पानी है कि नहीं है। बड़े बड़े डैम प्लान करके बड़े बड़े डैम बनते चले गए और डैम बेपानी होते चले गए। भाई, जब आपकी प्लानिंग और आपको देश को चलाने की ताकत समाज के साथ नहीं होगी, जब आपकी कंट्री कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन हो जाएगी, केवल कॉन्ट्रैक्टर जो चाहेगा वो होगा, वही प्रोजेक्ट पास होगा, और समाज जो चाहेगा वो प्रोजेक्ट पास नहीं होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगी। जो समाज चाहता है या समाज को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो काम नहीं हो रहे हैं। आज जो काम हो रहे हैं वो केवल और केवल कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन काम हो रहे हैं। इसलिए जब भी कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन डेवलपमेंट होता है, तब ऐसा ही डिजास्टर होता है। और इसीलिए मैंने जलयुक्त शिवार में बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा था कि कॉन्ट्रैक्टर्स को काम में मत लगाना, कम्युनिटी को काम में लगाना। महाराष्ट्र सरकार जलयुक्त शिवार हे स्वतःचं फ्लॅगशिप प्रोजेक्ट आहे असं सध्या प्रोजेक्ट करत आहे. तुम्ही त्याच्या प्रोग्रेसवर, त्याच्या प्रगतीवर समाधानी आहात? तुम्हाला असं वाटतंय की पुढल्या वर्षी आत्ता जे जलयुक्त शिवारचं काम होतंय त्याच्यामुळे महाराष्ट्रात दुष्काळ पडणार नाही पुढल्या वर्षी? पिछले वर्ष जलयुक्त शिवार में जितने अच्छे काम हुए थे, यदि वो बारिश से पहले टाइम से ठीक से हो जाते, तो जिन गांवों में वो काम हुए उनमें इस साल टैंकर नहीं लगा। उन गांवों के पास पानी है। इस काम को और तेजी से प्रायोरिटी पर पूरे राज्य में इस साल यदि ठीक से कर दिया जाता, तो अगले साल भी कुछ गांव टैंकर मुक्त हो जाते, ये जो पानी की टंचाई है वो खत्म हो जाती। लेकिन वो काम अब कम्युनिटी को कितना आगे लेके, साथ लेके काम हो रहे हैं, उस पर थोड़ी शंका है। मैंने महाराष्ट्र के 19 जिलों में यात्रा की है। मेरा सबसे ज़्यादा टाइम महाराष्ट्र में लग रहा है, और मैं महाराष्ट्र के जलयुक्त शिवार अच्छे से चले उसके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये जो अफसर लोग हैं, ये जो अफसर हैं, इन अफसरों के मन में कॉन्ट्रैक्टर के प्रति ज़्यादा आकर्षण है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जब काम करता है तो इनको कुछ देता होगा। राजेंद्र सिंह जी, तुम्ही सत्य आणि स्पष्ट बोलण्याकरता प्रसिद्ध आहात. तुम्ही देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितलं नाहीत की जलयुक्त शिवारमध्ये भ्रष्टाचार होतोय, कॉन्ट्रॅक्टर आहेत आणि त्यामुळे जलयुक्त शिवार यशस्वी होणार नाही आणि पुढल्या वर्षी महाराष्ट्रात दुष्काळाचा सामना करावा लागणार आहे? भाई, मैंने ये बात कह दी है। ये बात अभी भी कह रहा हूँ कि इस साल जलयुक्त शिवार में कॉन्ट्रैक्टर बहुत काम कर रहे हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टर करप्शन को बढ़ावा देंगे, और इसमें से इसकी जो फलश्रुति अच्छी होनी चाहिए, उतनी अच्छी फलश्रुति के आसार अब नज़र नहीं आ रहे हैं जो फलश्रुति के आसार पिछले साल थे। पिछले साल मैंने इस जलयुक्त शिवार के बारे में ये भी कहा, मेरे मन में तो इतनी बड़ी कल्पना थी कि जलयुक्त शिवार यदि 5 साल ठीक से चल जाए, बिना कॉन्ट्रैक्टर के ईमानदारी से 5 साल ये काम हो जाए, तो जलयुक्त शिवार महाराष्ट्र को सदा नीरा बना देगा।
क्या बात है। इतना अच्छा ये जलयुक्त शिवार था। लेकिन अब इस जलयुक्त शिवार में कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, और जो अच्छे काम होने चाहिए वो अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। कुछ कुछ जिलों में जो कॉन्ट्रैक्टर मुक्त हैं, जहां कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वहां कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। वहां मैं भी जा रहा हूं, मैं जाके उनका सोलापुरात असं काम जी सोलापुर में गया, असं काम सोलापुर झालेलं में गया। सोलापुर के कलेक्टर ने अभी 2-3 दिन आके पहले हमारे राजस्थान में अपने अच्छे काम बताए भी, मैंने खुद अपने आंखों से देखे अच्छे काम। तो जब देखो जो अच्छा काम होता है ना भाई, उसको अच्छा कहना मेरी जिम्मेदारी है। आपण महाराष्ट्रातल्या इतक्या जिल्ह्यांमध्ये फिरलायत म्हणून तुम्हाला मी हा प्रश्न विचारतो. मागेल त्याला शेततळ, मागेल त्याला जोहड, अशा प्रकारची आमच्या सरकारची योजना आहे. तुम्हाला असं वाटतं की ती योजना सक्सेसफुल होईल? इसके बारे में मैंने जब ये योजना बन रही थी उस वक्त कहा था कि देखो इसका जो सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट है उसको कंसिडर किए बिना यदि आप ये करोगे तो ये नहीं होगा। ये जो जोहड़ होता है, ये जिसको सेत तलाई कहते हैं या जिसको ताल कहते हैं, उसका जो कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया का पानी आके उसमें इकट्ठा हो, उससे वो भरता हो और फिर उसमें रिचार्ज होता हो, उसका एवोपरेशन लॉस ना हो, तो देखो एक सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट बनता है। लेकिन जिस तरह की सेत तलाई ये प्लान करके बना रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि उसको पानी निकाल के भर रहे हैं, पानी निकाल के भर रहे हैं, तो भाई तुम तो धरती का पेट खाली कर रहे हो। और तुम्हें मालूम है 500-500 फीट गहरा, 1000-1000 फीट गहरे पानी निकाल रहे हैं, हजारों साल लगता है, 70 साल लगा होगा उस फोजाइल पानी को मिला बनाने में, और हमने एक साल में उसको उड़ा दिया। तो आप 70,000 सालों की विरासत एक साल में उड़ा दो, कैसे चलेगा भाई? फिर तुम्हारी सस्टेनेबिलिटी का कोई नजरिया है क्या? हा तर मरुभूमी बनवायचा फॉर्म्युलाच झाला, अशी परिस्थिती आता इकडे आहे. मरुभूमी बनवायचा आणखीन एक फॉर्म्युला आमच्याकडे आहे मराठवाड्यात, जो दिसतो मला, तो म्हणजे आम्ही जिथे शक्य आहे तिकडे गन्न्याची म्हणजे ऊसाची शेती केली. ऊसाची शेती हे मराठवाड्याच्या मुळावर आलंय, मराठवाड्याची जान घेते आता. ये जो गन्ने की खेती है ना, ये मराठवाड़ा में क्यों मैं उसको मना कर रहा हूँ, क्या है कि आपका जो टेरिन है वो नीचे से उसमें आर्ड रॉक है, और जो ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी है जिसमें आप गन्ना करते हैं, उसको जब आप पानी देते हैं तो वो नीचे रिचार्ज नहीं करता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा और उस इलाके में जो गंगा का दोआबा है, उसमें जब आप पानी देते हैं तो वो नीचे चला जाता है और उसका एवोपरेशन लॉस कम होता है। यहाँ क्या होता है कि जब आप गन्ने को पानी देते हैं तो उसमें एवोपरेशन लॉस होता है और वो उड़ के सब चला जाता है नीचे, वो एक्यूफर को रिचार्ज नहीं करता। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां गन्ने के खेत से हमारा सब सरफेस रिचार्ज होता है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें गन्ने की खेती की सस्टेनेबिलिटी है, लेकिन मराठवाड़ा में गन्ने की खेती की सस्टेनेबिलिटी नहीं है। ना मिट्टी के को ध्यान में रखते हैं। सरकारने मराठवाड्यातले साखर कारखाने, शुगर फॅक्टरीज बंद कराव्यात, करना चाहिए। मग त्या कामगारांचं काय करणार? ते उपासमारीत मरतील. मग शेतीत उगवणार काय आम्ही? इतकं हजारो एकर आम्ही आज ऊस लावतो, तिथं काय लावायचं? देखो ये जो आपके मजदूर हैं, उन मजदूरों को जो किसी जमाने में खेती में काम करते थे, अभी गन्ने की कटाई वगैरह में काम करते हैं, उनको हम जो जमीन है, इस जमीन पर अरहर, तूर, सरसों, चना, ये जो फसलें हैं जिनमें पानी कम लगता है, उन फसलों की ज्यादा कीमत भी देनी पड़े तो ज्यादा कीमत देकर भी उनको ग्रो करें। क्या बात लेकिन है? गन्ना नहीं। क्या गन्ना वहां करो ना यार, तुम जहां कर सकते हो। तुम कोंकण में इतना पानी बरसता है और वहां पानी है ऑलरेडी, वहां तुम गन्ना कर नहीं रहे हो और ये मराठवाड़ा में कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मराठवाड़ा में जो गन्ने की शुगर लॉबी है वो थोड़ी मजबूत है, कोंकण में नहीं है, तो कोंकण में नहीं हो रहा है। तो जब आप लॉबिंग करेंगे और जब लॉबिंग से देश को चलाएंगे तो ऐसा ही डिजास्टर होगा। ये लॉबिंग का डिजास्टर है भाई। हमें कॉमन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, लेकिन कई बार हम कॉमन इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। तो जब हम कॉमन इंटरेस्ट को भूलते हैं तब ये क्राइसिस होती है और ये क्राइसिस डिजास्टर है। हे सगळं आपण राजस्थान बद्दल बोललो, महाराष्ट्राची सगळी अवस्था पाहिली. व्हॉट इज युअर नेक्स्ट प्लान? देखो नेक्स्ट प्लान तो मेरा बहुत, तुम जानते हो मैंने जिंदगी में छोटे छोटे काम किए, बड़े प्लान में बनाता नहीं हूँ, पर इस बार मैंने एक बड़ा प्लान बनाया कि ये जो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए होने वाला है, इसको हम शांति में कैसे बदल सकते हैं। क्या बात है? और इसको शांति में बदलने के लिए
मैंने अभी तक पिछले 11 महीनों में 27 देशों की यात्रा की, जिसमें से 19 ऐसे देश हैं जहां से लोग उजड़ के जा रहे हैं और 8 ऐसे देश हैं जिनमें लोग जाके बस रहे हैं। ये जो यात्रा है, इस यात्रा में से हमने कोशिश की कि दुनिया के लोग इस पानी की क्राइसिस को समझें और ये जो बेपानी होके उजड़ रहे हैं, जिसके कारण कब्जे हो रहे हैं, देशों पे कब्जे हो रहे हैं, वो बेपानी होने की कहानी है। सीरिया की और लीबिया की कहानी यदि आप ठीक से गहराई में देखें तो सीरिया का पानी जब यूफ्रेटिस रिवर में डैम बना के सारा पानी टर्की में रुक गया तो वो बेपानी हो गए। इसलिए हम लोग पहले अपने घर से काम शुरू करें। तो हम भारत में युवकों को इस काम में लगाने के लिए जल साक्षरता करके, जल संरक्षण करके, जल को अनुशासित होकर उपयोग करने का जो व्यवहार है और उनके मन में जो संस्कार है उसको पैदा करने का काम कर रहे हैं। मराठवाड़ा में देखें तो हमने अग्रणी नदी पर सब युवकों ने काम किया, बहुत सारे डैम, चेक डैम बनाए उन्होंने अपने पैसे से, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से। और इसी तरह बुंदेलखंड में हम लोग काम कर रहे हैं, कर्नाटक के धारवाड़ इलाके में हम लोग काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये सूखा है उस पूरे इलाके में कल हमने चंपारण से एक जल सत्याग्रह शुरू किया है। ये जो जल सत्याग्रह है, इस जल सत्याग्रह में देश भर के लोगों को जल के लिए आग्रह करना। सच्चाई है कि जल हमारा जीवन है। यदि हमारा जल जीवन है, ये सत्य है, तो इस जीवन को बचा के रखने के लिए हम जो हमारी परंपरागत जल संरचनाएं थी उनको पुनर्जीवित कराएं। उसमें एक काम तो सरकार को करना चाहिए कि ये जितनी भी जल संरचनाओं पर अतिक्रमण हो गया है, प्रदूषण हो रहा है और उनके भूजल का शोषण हो रहा है, उसको रोकने का काम तो सरकार का है, लेकिन समाज का भी काम है। समाज उस काम को पुनर्जीवित करने में जुट जाए। राज और समाज दोनों मिलकर इस काम को करें। इसके लिए हम लोगों ने पूरे देश में जल सत्याग्रह करने का तय किया है। 5 मई को हम दिल्ली में जंतर मंतर पर जल सत्याग्रह का जो सब राज्यों से जहां अकाल पड़ा है उनके साथ बैठकर आगे की योजना बनाएंगे, जिससे अगले साल ये अकाल ना पड़े। और सरकारों से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो सचमुच यदि संवेदनशील हैं तो बारिश आने से पहले जो पुरानी जल संरचनाएं हैं उनको ठीक करवा दीजिए। बस एक काम जो सरकार के लिए बहुत आसान है। अभी 2 महीने बाकी हैं बारिश में, यदि भरपूर काही होऊ शकतं, हो सकता है कम से कम पुरानी संरचनाओं को ठीक कर देंगे तो जो पानी बह के अभी बर्बाद हो जाता है, मिट्टी का कटाव करते हुए चला जाता है, वो धरती के पेट में जाएगा। उससे हमारी जरूरत पूरी हो सकती है। प्रेक्षको, मागचे 1 तासभर आपण भारताच्या जलपुरुषाच्या तोंडून आत्ताचं वर्तमान आणि भविष्यवाणी ऐकत होतो। या देशावरच्या पाण्याचं संकट इतकं प्रचंड आहे की या पुढचं युद्ध, पानिपतची लढाई इतपत होईल अशी आता परिस्थिती भारतामध्ये आहे। विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भामधल्या परिस्थितीला नेमकं काय जबाबदार आहे? इथला दुष्काळ हा निसर्ग निर्मित नाही तर तो मानव निर्मितच आहे। शेततळ्यांचं वास्तव काय आहे, त्याहीपेक्षा जलयुक्त शिवाराचं वास्तव काय आहे, या सगळ्यावर अत्यंत परखड, रोखठोक आणि स्पष्ट मत व्यक्त करणारा हा जलपुरुष आमच्यासाठी एक परमेश्वर म्हणून आज इकडे आला होता। त्याचा साक्षात्कार जो झाला त्याबद्दल झी 24 तासच्या सर्व प्रेक्षकांतर्फे सर अभिनंदन। थँक्यू व्हेरी मच। थँक्यू। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।